नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम NCERT की क्लास 9th की राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति के चैप्टर 2 संविधान निर्माण के सॉल्यूशन पर प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। वीडियो के पहले भाग में हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे और दूसरे भाग में इस चैप्टर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो के अंत में हम आपकी पाठ्य पुस्तक के हर एक प्रश्न पर डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो आइए आज की कक्षा को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातों को नोट करेंगे। व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ रंग भेद शुरू कर दिया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे देश में अंग्रेज लोग आए और उन्होंने हमें गुलाम बना लिया था। रंग भेद नस्लीय भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। आपको हमने इस चैप्टर के वीडियो में बताया था कि किस तरह से रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उनको गोरे लोगों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही अश्वेत लोग वहाँ पर जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल आदि और यहाँ तक कि सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग रहने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरे लोगों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेत लोगों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिण अफ्रीकियों ने 1950 से ही गोरों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया और यह एक लोकतांत्रिक देश बन गया। नेल्सन मंडेला को 7 अन्य नेताओं सहित 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। वह 28 वर्षों तक जेल में रहे। आपको बता दें कि उनको इस दौरान रोबेन द्वीप, जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल थी, वहां पर रखा गया था। नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा लिखी है। उस आत्मकथा का नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये तो हो गई दक्षिण अफ्रीका की बात। अब हम बात करेंगे हमारे देश के संविधान के निर्माण की। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 सदस्यों ने भारत का एक संविधान लिखा था। ये वह संविधान नहीं है जो वर्तमान में चल रहा है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही 1928 में मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं द्वारा एक संविधान का निर्माण किया गया था जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। और इसके पश्चात स्वतंत्र भारत का संविधान लिखने के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में 299 सदस्य थे जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा कर लिया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बंधुता, समानता, न्याय आदि मूल्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया।
इसके अतिरिक्त सार्वभौमिक मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुत्व संपन्नता आदि प्रावधान भी संविधान में हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसे किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के मध्य के संबंध भी निर्धारित होते हैं। अर्थात वहाँ के निवासी आपस में किस तरह के संबंध रखेंगे और सरकार के और नागरिकों के बीच में किस प्रकार के संबंध होंगे, इसके बारे में सभी तरह की जानकारियाँ संविधान में होती हैं। अब हम इस अध्याय के 1 नंबर वाले प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इनमें सबसे पहला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दूसरा प्रश्न है, नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे? आपको मालूम है 28 वर्षों तक वह जेल में रहे थे और उनको दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप पर रखा गया था। तो उत्तर है 28 वर्ष। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा कब लहराया गया? 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ था और वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में किस नेता ने नस्लीय भेदभाव का विरोध किया? वैसे तो आपको इसका उत्तर मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का विरोध किया था और इसी कारण इनको 28 वर्षों तक जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न है, रंग भेद की नीति से क्या तात्पर्य है? 4 विकल्प हैं, का आर्थिक शोषण, खा धार्मिक मतभेद, गा नस्लीय भेदभाव, घा असहयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है नस्लीय भेदभाव। अगला प्रश्न, 1948 से 1994 तक रंग भेद की नीति किस देश में चलती रही? 4 विकल्प हैं, का भारत, खा रूस, खा दक्षिण अमेरिका, घा दक्षिण अफ्रीका। तो आपको मालूम है दक्षिण अफ्रीका इसका सही उत्तर है, तो उत्तर में लिखेंगे हम दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी? 4 विकल्प हैं, का रिपब्लिकन पार्टी, खा साम्यवादी दल, गा अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, घा लोकतांत्रिक दल। आपको मालूम है कि हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लड़ी थी। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो इसका सही उत्तर है अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। अगला प्रश्न, किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत सी धाराओं को अपनाया? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, का 1909 का भारत सरकार का कानून, खा 1935 का भारत सरकार का कानून, गा 1919 का भारत सरकार का कानून, घा 1947 का भारत सरकार का कानून। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1935 का भारत सरकार का कानून। अब यहाँ पर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। इनमें पहला खालिस्तान है, भारतीय संविधान 26 नवंबर खालिस्तान को तैयार हो गया था। अब आप लोगों में से कितने लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है, वो लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या लिखना है? अब आपको यहाँ पर सिर्फ एक सन लिखना है, जैसा कि 1948, 1949 या 1950। जो भी सही उत्तर हो वो आप लिखिए। वैसे इसका सही उत्तर है 1949।
भारतीय संविधान 26 जनवरी खालिस्तान को लागू हुआ। आपको मालूम है कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनाकर तैयार कर लिया था और इसको अंगीकार भी कर लिया था, लेकिन इसको पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी कारण से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला खालिस्तान है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल सदस्य थे। कितने सदस्य थे मालूम है आपको? 299 सदस्य, 299। अगला प्रश्न, गांधी जी ने 1931 में संविधान में अपनी उपेक्षा के बारे में खालिस्तान पत्रिका में लिखा। इस प्रश्न का सही उत्तर है यंग इंडिया। अब हम वीडियो के इस भाग में 3 और 5 अंकों वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला प्रश्न है, रंग भेद से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों ने लादी थी। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखें। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम 1950 से ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी था और 1994 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार स्थानीय काले लोगों पर अत्याचार करती थी। दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद से चलने वाली शासन की व्यवस्था के विरोध में आवाज उठाई। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई। 1994 में चुनाव की घोषणा की गई, जिसमें लोकप्रिय अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई और उन्हें स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। किसको? नेल्सन मंडेला को। अगला प्रश्न, संविधान के प्रमुख कार्य क्या हैं? संविधान के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला है, साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना। दूसरा, स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना और नागरिकों के अधिकार बताना। अगला, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द पंथनिरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, बंधुता और समता का अर्थ लिखिए। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द, पहला है पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आज़ादी है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक धर्म नहीं होगा, यानी कि सरकार का कोई धर्म आधिकारिक धर्म नहीं होगा। दूसरा है गणराज्य, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। अगला है लोकतंत्रात्मक, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। अगला है समता, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। अगला है बंधुता, हम सब लोग कौन? देश में रहने वाले सभी लोग ऐसा आचरण करें जैसा कि एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। अगला प्रश्न है, संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान लोगों के बीच आपसी संबंध और लोगों और सरकार के बीच के संबंधों को तय करता है। अगला प्रश्न है, संविधान क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है संविधान की आवश्यकता। इनमें पहला कार्य है
लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए। अगला है सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए। अगला है सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए। अगला है नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, अच्छे समाज के गठन के लिए। इसके अलावा आप और भी कार्य जो संविधान के होते हैं वह भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है? उत्तर है संविधान संशोधन देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव या परिवर्तन को संविधान संशोधन कहते हैं। अगला प्रश्न भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? भारतीय संविधान की पहली विशेषता है संघीय सरकार, दूसरी विशेषता है संसदात्मक सरकार, तीसरी है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, चौथी विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। अगली विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य, मूल अधिकार और आप चाहें तो मूल कर्तव्य भी लिख सकते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इन सभी विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन हमने इस चैप्टर के पिछले वीडियो में किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इनके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट की लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है किसी क्लब, सहकारी संगठन या राजनीतिक दल के लिए लिखित नियम या उनका संविधान क्यों होना चाहिए? इसका उत्तर है लिखित नियम या संविधान होना चाहिए। यह लोगों में भरोसा और सहयोग विकसित करता है। यह अधिकारों और जिम्मेदारियों को तय करता है, जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। सभी लोगों की लिखित संविधान में मान्यता भी होती है। अब हम वीडियो के इस भाग में पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनके हर एक प्रश्नों का उत्तर भी आपको बताएंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में की गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। इनमें पहला वाक्य है स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। इस वाक्य को हम सही करके किस तरह से लिखेंगे आइए देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ पर जो या नहीं लगा हुआ है इससे पूरा अर्थ गलत हो रहा था। सीधी सी बात यह है कि हमारे देश की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे नेता थे उन्होंने इस बात को लेकर सहमति बना ली थी कि देश में लोकतंत्र ही होगा। अगला वाक्य है भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। इस गलत वाक्य को हम सही करके इस तरह से लिखेंगे। भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत नहीं थे। उनके विचारों में व्यापक भिन्नता थी जिसमें सामूहिक समानता बनाने में कठिनाई हुई। अगला गलत वाक्य है जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। यह भी गलत है, इसको सही कैसे लिखेंगे? जिन देशों में संविधान है वहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही हो, वहाँ राजतंत्रीय शासन अर्थात राज्य का शासन भी हो सकता है। अगला गलत वाक्य है संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इसको सही कैसे लिखेंगे हम? संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है इसलिए इसमें बदलाव किया जा सकता है क्योंकि संविधान की प्रकृति परिवर्तनशील होती है और समयकालिक होती है। इसमें आवश्यकता के अनुसार संशोधन या परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में
इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। विकल्प का है दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का। विकल्प खा स्त्रियों और पुरुषों का। विकल्प गा गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। विकल्प घा रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। इसका सही उत्तर है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? विकल्प का शासन प्रमुख के अधिकार। विकल्प खा शासन प्रमुख का नाम। विकल्प गा विधायिका के अधिकार। विकल्प घा देश का नाम। तो यहाँ पर शासन प्रमुख का नाम, क्योंकि कोई भी संविधान जब बनता है तो किसी भी देश के शासन प्रमुख का नाम उसमें नहीं लिखा रहता है, क्योंकि उसका चुनाव हर 5 साल में या कुछ निश्चित समय के बाद होता रहता है। लेकिन देश का नाम लिखा रहता है, शासन प्रमुख के अधिकार लिखे रहते हैं, विधायिका के अधिकार भी लिखे रहते हैं, लेकिन किसी भी शासन प्रमुख का नाम वहाँ पर नहीं लिखा रहता है कि ये व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होगा। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएं। यहाँ पर कॉलम आ में 4 नेताओं के नाम दिए गए हैं और उनकी भूमिका कॉलम ब में प्रदर्शित की गई है और हमें इनको मिलान करना है। कॉलम आ में सबसे पहला नाम है मोतीलाल नेहरू का। तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने 1928 में 8 नेताओं के साथ मिलकर भारत के संविधान का निर्माण किया था। तो इसके साथ जाएगा 4 नंबर का विकल्प। कॉलम आ में दूसरा नाम है BR अम्बेडकर का। तो आपको मालूम होगा कि यह हमारे देश की संविधान सभा की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और सरोजिनी नायडू हमारे संविधान सभा की सदस्य थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम कैसे लिखेंगे वो आप देख लीजिए। का के सामने 4 नंबर का विकल्प आएगा, खा के सामने 3 नंबर का विकल्प आएगा और गा के सामने 1 नंबर का विकल्प आएगा और घा के सामने 2 नंबर का विकल्प आएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। पहला प्रश्न है, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे कि क्योंकि उनका मानना था कि अब वह समय आ गया है कि हम अपने आप को भारत और अनेक लोगों को भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित रहें। दूसरा प्रश्न है, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? उत्तर है, नए भारत के सपने संविधान सभा के माध्यम से विश्व से जुड़ा है, क्योंकि आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती है और इन जिम्मेदारियों का भली भांति से निर्वहन करना इस सभा का ही कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? इसका उत्तर लिखेंगे हम भारत की सेवा करने की। अगला प्रश्न है, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे हैं? तो इस कथन में पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल्य और उनके अर्थ लिखे हैं, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखें। सबसे पहला अर्थ है संप्रभु, इसके सामने लिखा हुआ है सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। दूसरा है गणतंत्र, फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। अगला है बंधुत्व, शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। अगला है धर्मनिरपेक्ष, लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। अब हम इनको सही करके लिखेंगे, तो आप देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। संप्रभु, संप्रभु मतलब जिसके ऊपर कोई सरकार ना हो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। तो यहाँ पर जो है
2 नंबर के साथ हम इसको जोड़ेंगे गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है, सर्वोच्च व्यक्ति जो है चुना हुआ व्यक्ति होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे खा के साथ 3 नंबर। अगला है बंधुत्व। बंधुत्व मतलब भाईचारा, लोगों को आपस में मिलकर रहना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा 4 नंबर। और लास्ट में बच रहा है धर्मनिरपेक्ष, तो आपको मालूम होगा अब ये किसके साथ में जुड़ेगा। तो इस प्रश्न को हम इस तरह से लिख सकते हैं, का के साथ 2, खा के साथ 3, गा के साथ 4 और घा के साथ 1। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न है, कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियाँ राजा के शासन का विरोध कर रही थी। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियां नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय पर अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। यह पत्र आपको लिखना है, लेकिन किस तरह से लिखना है इसको मैं आपको बता देता हूँ। प्रिय मित्र, नेपाल की राजनीतिक स्थिति के संबंध में आपने मुझे जो पत्र लिखा था उसके संबंध में मेरा विचार है कि नई संविधान सभा की स्थापना की मांग करनी चाहिए, जो नेपाल के लिए गणतंत्री संविधान का निर्माण करे और वहाँ पर राजतंत्री व्यवस्था को समाप्त कर दे। और इसके अलावा आप चाहें तो इस पत्र में और भी बातें जोड़ सकते हैं और अपने अनुसार अपने शब्दों में आप इस पत्र को लिख सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न है, भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। इनमें पहला विचार है, अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यह कहना उचित ही होगा कि अंग्रेजों ने भारतीयों को लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है, क्योंकि भारत के गुलाम होने से पहले भारत में राजतंत्रीय व्यवस्था विद्यमान थी, परंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों द्वारा ब्रिटिश असेंबलियों में कार्य करके लोकतंत्र के महत्व को समझा गया और इस आधुनिक प्रणाली को भारत में भी अपनाने का प्रयास किया गया। अगला विचार है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी ना दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्णतः समानता पर आधारित होती है, अतः ऐसे में हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी ना दिए जाने का विरोध लोकतंत्र जैसे आधुनिक व्यवस्था को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला विचार है, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का ना आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था आधुनिक मूल्यों पर आधारित होती है, जैसे स्वतंत्रता, न्याय, समानता आदि, इसलिए भारतीय नेता इस व्यवस्था को भारत में लाना चाहते थे, परंतु बहुत से देश इस व्यवस्था को आज़ादी के बाद भी अपने यहाँ लागू नहीं कर सके। इससे यह साबित होता है कि भारत में इस व्यवस्था को लागू करने में भारतीय नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न है, 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज़्यादा नाजुक बनाया है, उन्हें आत्मरक्षा के भी योग्य नहीं बनाया है।
इसलिए ईश्वर ने उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं। क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, उपर्युक्त मूल्य संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं, क्योंकि संविधान सभी व्यक्तियों को स्वयं के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है। अर्थात संविधान की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, आयु, धर्म, जाति इत्यादि के अनुसार भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण भी बताइए। पहला कथन है, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, चूँकि संविधान एक पुस्तक की भांति है जिसमें देश को सुचारू रूप से चलाने के नियम और कानून लिखे हैं, जो समय के अनुसार परिवर्तनशील भी हैं। अतः अन्य कानून में बराबर की हैसियत किसी भी अन्य कानून में बराबर ही है, जिसमें उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी है। अगला कथन है, संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। इसका उत्तर हम लिखेंगे, संविधान में भारतीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विविध नियम, प्रक्रियाओं और संगठनों का गठन किया गया है। जैसे केंद्र स्तर पर प्रशासन की जिम्मेदारी संसद को और राज्य स्तर पर जिम्मेदारी विधानमंडल को सौंपी गई है, जो आवश्यकता अनुसार अन्य संगठनों का गठन करके प्रशासन को सुचारू रूप प्रदान करेंगे। अगला कथन है, नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, संविधान रूपी किताब में नागरिकों के अधिकार, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है, एवं सरकार की सीमाओं का तर्कपूर्ण वर्णन है, ताकि टकराव की स्थिति बनने से रोका जा सके एवं प्रशासन को सुचारू रूप प्रदान किया जा सके। अगला कथन है, संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, यह कहना उचित नहीं होगा कि संस्थाओं के मूल्यों से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि मूल्य रहित संगठन का प्रशासन में औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः प्रत्येक संगठन की अपनी मूल्य और सीमाएं हैं, जिनको लेकर अपने मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह के वीडियो आप हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए।